नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। विसर्जन की सारी प्रक्रिया अच्छी तरह से खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि कहीं कहीं एक दिन बाद भी विसर्जन हुआ है और आप लोग भी विसर्जन के थकान से उबर चुके होंगे। आज हम लोग इसीलिए थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ाई करते हैं। हल्का फुल्का क्या, ये तो हम लोग का पार्ट ही था, बट कहने के लिए क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो भी रूल्स पढ़े हैं उनमें से एक सेट सवाल हम लोगों ने किया है। एक दिन एक वीडियो क्वेश्चंस का भी रहा है, उसमें बेसिक्स वाला सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, इस पे क्वेश्चंस थे। उसके बाद इट से रिलेटेड, देयर से रिलेटेड, कंजंक्शन एंड का यूज से रिलेटेड, उसके एक्सेप्शन से रिलेटेड, इन सारे रूल्स के हिसाब से, इन सारे नियमों के हिसाब से हम लोगों ने 10 सवाल बनाए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कंजंक्शन के रूप में एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन सब का यूज किया जाए तो जो कनेक्टेड नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं उसमें पहले वाला सब्जेक्ट बनता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर और, आइदर, और, नॉर, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो जैसे कंजंक्शंस का यूज किया जाए तो जो बाद वाले होते हैं नॉर्मल सेंटेंस में, नॉर्मल माने अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में जो बाद में आते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं, और इंटरोगेटिव में जो पहले रहते हैं वो बनते हैं। तो एक लाइन में इसको कह दिया गया क्या, कि जो वर्ब के नजदीक होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दैट से शुरुआत किया जाए किसी सेंटेंस का, दैट के बाद कोई वाक्य लिखा रहे तो उस वाक्य को जब सब्जेक्ट मान के, दैट के बाद कोई वाक्य रहे और फिर उस वाक्य को सब्जेक्ट के रूप में यूज करके उसके लिए आगे वर्ब यूज किया जाए। ये पूरा डिटेल में जस्ट पिछला वीडियो में बताया हुआ है, क्लास नंबर 8 में। तो हमेशा सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। अब उन्हीं रूल्स पे, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ वाला जो रूल्स था उस पे, और आइदर, और, नॉर, नाइदर, नो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो जो वाला जो रूल्स था उस पे, और दैट वाला, उस पे हमने कुछ सवाल आपके लिए लाया है। इन क्वेश्चंस को आप देखिए और सोल्व करने का कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे आपके सामने अभी सवाल आया हुआ है। आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो पॉज करने के बाद सारे क्वेश्चंस को आप देखिए और उसके बाद सारे का आंसर्स आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। फिर जब वीडियो को प्ले कीजिएगा तो जस्ट मैं अभी तुरंत इन सबको सोल्व करने वाला हूं सामने आपके। तो वीडियो पॉज करके जब आप इसको बना लेंगे उसके बाद आप मेरे आंसर से अपने आंसर्स को मिलाइए। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, सिर्फ आंसर से आंसर्स को मत मिलाइएगा, एक्सप्लेनेशन को भी मिलाना है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी, जो क्वेश्चन वाला वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसा भी होता है कि आप कुछ और सोच के बी, ए या सी कुछ लगाते हो, लेकिन एक्चुअली लॉजिक कुछ और होता है। अब समस्या क्या होती है उसमें, कि सही जगह पे डंडा लगा तो आपका किस्मत, कहीं गलत जगह पे डंडा लगने का मतलब ये जो बंटवारा ABCD सेक्शन का है, तो उसमें अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए लिया जाए कि यहाँ पे वेल का यूज गलत है, मान लेते हैं, लेकिन आपका लॉजिक से कॉलेजेज का यूज गलत हो गया, और असल में अगर कॉलेजेज का यूज भी गलत है और वेल का भी यूज गलत है और आप बी लगाए, तो बी लगाए तो आपकी किस्मत से ये कॉलेजेज और ये वेल दोनों एक में आ गया तब ना, नहीं तो बीच में इधर डंडा रहता तो किसी एक को चुनना पड़ता, तब क्या करते। इसलिए मैंने कहा कि लॉजिक को भी सही रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके बना रहे होंगे क्वेश्चंस, मैं अभी इनको सॉल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन कहता है, ए 4-व्हीलर along with 6 बाइक्स वर स्टोलन। अब इसमें कंजंक्शन कौन सा यूज किया है, along with। तो विथ, along with, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, एज वेल एज, इन सब में क्या होता है, इनसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है, ए 4-व्हीलर। अब आगे देखते हैं तो ए 4-व्हीलर along with 6 बाइक्स, यहाँ पे वर लगाया हुआ है। अगर सब्जेक्ट रहेगा ए 4-व्हीलर, मतलब एक 4 चक्किया गाड़ी जिसे कहते हैं, 4 चक्का वाला गाड़ी, तो एक 4 चक्का गाड़ी और 6 बाइक्स। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ पे आपको लगेगा 6 बाइक्स हैं, तो वर्ड तो ठीक ही लिखा, लेकिन क्या है कि ये 6 बाइक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट के कैरेक्टर में है ही नहीं, उसको हम सब्जेक्ट का वैल्यूएशन देंगे ही नहीं। क्यों?
क्योंकि अलोंग विथ लगा हुआ है। और इन कंजंक्शन में पहले वाला को क्यों मानता है सब्जेक्ट, ये इसके वीडियो में जो हमने विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू वाला वीडियो बनाया, उस वीडियो में हमने डाला हुआ है कि इसको क्यों मानते हैं। तो यहाँ पे ए सेक्शन को हम देखते हैं तो उसमें क्या है, ए फोर व्हीलर, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आगे वर्ब होना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से जो आगे वर्ब होगा, वो जो यहाँ पे वर लिखा हुआ है, यहाँ पे वर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो असल में आंसर कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा है, 2 मेडिकल कॉलेजेस एज वेल एज अ नर्सिंग कॉलेज वाज बिल्ट। अब इसमें फिर से क्या लगा हुआ है, कंजंक्शन देखिए, एज वेल एज। तो एज वेल एज के केस में भी क्या होता है, इससे पहले जो नाउन प्रोनाउन लिखा है वो सब्जेक्ट बनेगा, इसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट का अधिकार उसको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस कंजंक्शन का यही नेचर है। हमने ये डिटेल में बताया हुआ है उस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है। अगर आप नहीं देखे हैं और आपको नहीं पता है कि विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एज वेल एज में क्यों लोग कहते हैं कि पहले वाला सब्जेक्ट बन जाएगा, बाद वाला नहीं बनेगा, अगर पहले वाला सब्जेक्ट बन गया तो बाद वाला क्या बनेगा भाई, अगर ये सब नहीं पता है आपको तो आप वो वाला वीडियो देखिए, वो क्लास नंबर 6 होगा। ठीक है ना, तो क्लास नंबर 6 को देखिए, उसमें विथ अलोंग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एज वेल एज वाला वीडियो रहेगा, उसमें आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि क्यों हम कहते हैं कि पहले वाला सब्जेक्ट होगा। अब कंजंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है एज वेल एज, एज वेल एज के पहले क्या लिखा हुआ है, 2 मेडिकल कॉलेजेस। 2 मेडिकल कॉलेजेस अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो ये प्लूरल होगा कि सिंगुलर, तो ये प्लूरल होगा 2 मेडिकल कॉलेजेस। सिंगुलर होगा कि प्लूरल, ये प्लूरल है क्योंकि कितने कॉलेज हुए, 2 कॉलेजेस हुए। अब 2 मेडिकल कॉलेजेस के लिए यहाँ पे सी सेक्शन में जो लगाया है वो क्या लगाया है, वाज। वाज गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर। ठीक है ना। अब एक और बात आप जान लीजिए, यहाँ पे जो वाज लिखा हुआ है उसके बदले मैंने वर लिखा। अब आपके दिमाग में हो सकता है ये भी आ जाए कि आपने यहाँ पे वर लिखा, हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं क्या, ARER, आर भी तो प्लूरल है ना। तो आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ऐसा क्रिटिकल ऑप्शन देगा नहीं कि ऑप्शन में वर भी लिख दिया और आर भी लिख दिया, लेकिन फिर से आप जान लीजिए, क्लियर हो जाइए पूरा कॉन्सेप्ट के लिहाज से कि अगर ऑप्शन यहाँ पे वर भी है और आर भी है तो आर नहीं चुनेंगे, वर चुनेंगे, क्योंकि मुझे पास्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए, प्रेजेंट का रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। ऐसा हालांकि करेगा नहीं कि जहां पे वाज लिखा हुआ है वहां पे वर और आर दोनों का अगर सही, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, 2 मेडिकल कॉलेजेस, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे वर्ब चाहिए प्लूरल। प्लूरल वर्ब मतलब क्या है, वर भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। तो ऐसा नहीं करेगा कि कहीं फिल इन द ब्लैंक्स लिखना रहा तो यहाँ पे वर भी दे देगा ऑप्शन में और आर भी दे देगा, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर किया तो मैं क्लियरली आपको बताता हूं कि आप आर को नहीं चुनेंगे, वर को चुनेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे पास्ट का रिप्लेसमेंट चाहिए, प्रेजेंट का रिप्लेसमेंट नहीं, और प्रेजेंट में आर होता है, पास्ट में वर होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं होगा, वाज के जगह पे क्या होगा, वर होगा, और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स लाइक योर सन नोज हिज नेम। अब क्या है यहाँ पे कंजंक्शन ध्यान रखिएगा तो होगा लाइक, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंजंक्शंस को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और लॉजिक को समझना पड़ेगा। कंजंक्शन के साथ साथ लॉजिक जरूरी है। लॉजिक अगर याद रहा तो कंजंक्शन का रूल रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो कंजंक्शन रटने का जरूरत पड़ेगा। अगर लॉजिक याद रखते हैं तो लॉजिक क्या लगेगा, देखिए, कहता है एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स लाइक योर सन नोज हिज नेम, मतलब उसका नाम जानता है। कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे, राम श्याम मोहन सोहन, जिसके नाम की बात की जा रही है, इसका नाम कौन जानता है। आप जो बताना चाह रहे हैं किसी अगले व्यक्ति को, क्या बताना चाह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा बेटा उसका नाम जानता है वैसे ही 10 और बच्चे भी उसका नाम जानते हैं। तो आप जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो इसका बेटा नाम जानता है, ये बताना चाह रहे हैं कि 10 और बच्चे हैं इसी के बेटा के जैसा, वो नाम जानते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स लाइक योर सन नोज हिज नेम।
उसका नाम जैसे तुम्हारा बेटा जानता है वैसे ही 10 और विद्यार्थी भी जानते हैं। तो आप जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं कि देखो 10 और विद्यार्थी हैं जो उसका नाम जानते हैं। तो सब्जेक्ट नाम जानने वाला जो काम है उसका सब्जेक्ट आप कौन बना के पेश कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट्स को, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स को। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट बना। प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब प्लूरल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो लाइक है इससे पहले वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब दोनों लॉजिक वेरीफाई हो गया। या तो आप याद रखिए कि लाइक कंजंक्शन है जिसमें इससे पहले जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। या तो आप ये लॉजिक याद रखिए, नहीं तो आपको ये समझना पड़ेगा लॉजिक को कि कह रहा है कि तुम्हारा बेटा जैसा 10 और लोग उसका नाम जानता है। तो आप जो असल में बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि 10 और लोग उसका नाम जानता है। अब 10 और लोग उसका नाम जानता है तो 10 लोग हो गया सब्जेक्ट। तो यहां पे जो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, नोज वाला एस कट जाएगा, सही रहेगा KNOW। तो एरर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में हम लोग टिक लगाएंगे। क्लियर है? इसी तरह दूसरा में भी क्या है? 2 मेडिकल कॉलेजेज एज वेल एज ए नर्सिंग कॉलेज वाज बिल्ट। अब कह रहा है कि नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ 2 मेडिकल कॉलेज भी। देखिए हिंदी सही करना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ दूं कि 2 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज भी खोला गया तो उल्टा हो जाएगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये जो दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसका अगर आप अर्थ करते हैं कि 2 कॉलेज के साथ साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला गया, 2 मेडिकल कॉलेज के साथ साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी खोला गया, तो गलत अर्थ निकाल रहे हैं आप। आपको कहना पड़ेगा कि एक नर्सिंग कॉलेज जो खोला गया उसके साथ 2 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए, तब जाके इसका अर्थ क्या निकलेगा कि हम असल में जो बताना चाह रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं कि 2 मेडिकल कॉलेज भी खोला गया नर्सिंग कॉलेज के साथ साथ। नर्सिंग कॉलेज तो आप जान ही रहे हो, इसके साथ में आप जान लो और क्या खोला गया? 2 मेडिकल कॉलेज। तो हम 2 मेडिकल कॉलेज पे फोकस रख रहे हैं। हमारा इस सेंटेंस कहने का अर्थ हुआ कि आप नर्सिंग कॉलेज की जानकारी तो है ही आपको कि नर्सिंग कॉलेज खुला है, लेकिन आप भाई साहब जान लीजिए उसके साथ साथ 2 मेडिकल कॉलेज भी खुला है। तब 2 मेडिकल कॉलेज सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया प्लूरल, इसलिए वर्ब आगे जाके बनेगा प्लूरल। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि इन कंजंक्शंस के पहले वाले नाउन्स या प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हो चुका है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स बिसाइड्स देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड। अब यहां पे कंजंक्शन कौन सा यूज किया है? बिसाइड्स यूज किया है ना? बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बिसाइड्स मतलब होता है उसके अलावा, जो भी बात हम बता रहे हैं उसके अतिरिक्त। अब क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स बिसाइड्स देयर डिमांड, मतलब डिमांड तो बढ़ा हुआ है ही, कहने का ये मतलब हुआ। उल्टा मत पढ़िएगा कि कॉस्ट तो बढ़ा हुआ है ही डिमांड भी बढ़ गया, नहीं, उल्टा पढ़िए। ये कह रहा है कि डिमांड तो बढ़ा हुआ है ही, इन सारे आइटम का, इन सारे वस्तुओं का, यहां देखिए डिमांड तो बढ़ा हुआ है ही साथ ही डिमांड के अलावा और क्या बढ़ गया है? द कॉस्ट। इन सारे वस्तुओं का क्या बढ़ गया? कॉस्ट, क्रय मूल्य बढ़ गया। इनका जो कीमत है, उनका जो रेट है, उनका जो दर है वो बढ़ गया है। तो हम एक्चुअली ध्यान किस पे देना चाह रहे हैं? कॉस्ट पे। इस सेंटेंस 4 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसका क्या अर्थ आपके दिमाग में आया? आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं सही अर्थ उसका अर्थ ये हुआ कि डिमांड तो भाई साहब बढ़ा हुआ है ही, इसके इन सारी वस्तुओं के डिमांड के साथ साथ खाली डिमांड नहीं बढ़ा है, उसके साथ साथ क्या बढ़ गया है? कॉस्ट भी बढ़ गया है। तो हम जो असल में आपको बताना चाहते हैं कि क्या बढ़ा? कॉस्ट बढ़ गया। तो कॉस्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो कॉस्ट सिंगुलर हुआ, और सिंगुलर के साथ यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज किया गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है, इसमें कोई एरर नहीं है। द कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स बिसाइड्स देयर डिमांड हैज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में टिक लगेगा क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है? ये नो एरर क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें नो एरर भी रहता है। फिर एक है 5वां नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली द साइज।
अब आप देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा हुआ है, तो नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द डिजाइन लिखा हुआ 5 नंबर। तो यहाँ पे जो 5th नंबर क्वेश्चन था क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द डिजाइन ऑफ दीज हाउसेस आर अट्रैक्टिव। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किस चीज की तुलना हो रही है, किस चीज के बारे में बात चल रही है, देखो कह रहा है नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द डिजाइन ऑफ दीज हाउसेस आर अट्रैक्टिव, मतलब सिर्फ साइज ही अट्रैक्टिव नहीं है। अब ये वाला सेंटेंस सीधा उल्टा कॉन्सेप्ट दे रहा है, उल्टा माने इन सबसे उल्टा, इसीलिए इसमें कहा जाता है बाद वाला या वर्ब के नजदीक वाला। इसका क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखो पढ़ो सेंटेंस को क्या कहता है, ये कहता है नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द डिजाइन ऑफ दीज हाउसेस आर अट्रैक्टिव, माने आप जो कह रहे हो कि साइज बढ़िया है, साइज बढ़िया है, साइज बढ़िया है, तो सिर्फ साइज ही नहीं बढ़िया है भाई साहब, इसका डिजाइन भी बढ़िया है। तो आप जो अगले को बताना चाह रहे हो वो असल में क्या बताना चाह रहे हो, डिजाइन के बारे में। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जिसको भी आप ये बात कहना चाह रहे हो उसको ये पता है कि इन सारे घरों का साइज अच्छा है, मतलब एकदम से 1200, 1400, 2000, 4000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो साइज तो अच्छा, बड़े बड़े रूम्स हैं, बड़े हॉल हैं, वो तो जान ही रहे हो आप। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि डिजाइन भी अच्छा है। तो मैं फोकस किस पे करना चाह रहा हूं, डिजाइन पे। सब्जेक्ट इसलिए कौन बनेगा, ये जो अट्रैक्टिव बात मैं बोल रहा हूं कि अट्रैक्टिव है, वो किसके बारे में मैं बोल रहा हूं, वो मैं बोल रहा हूं डिजाइन के बारे में। इसलिए कहा जाता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर में कंजंक्शन का बाद वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब कंजंक्शन के बाद बट ऑल्सो, कंजंक्शन का दूसरा पोर्शन हुआ ना, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द डिजाइन। तो डिजाइन अट्रैक्टिव है, अब डिजाइन सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि देख लिया दीज हाउसेस, ये सारे घर, तो दीज हाउसेस के तो साथ आर ना लगेगा, नहीं, दीज हाउसेस के साथ आर क्यों लगेगा, जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आर इज है। आर के बाद क्या कह रहा है, मैंने कैसे पहचान बताया था आपको कि इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव लिखा हुआ रहे, डू, डज, V1 V5 लिखा हुआ रहे, तो आप उसके बाद देखिए क्या कहानी चल रही है। यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर के बाद क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्टिव। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये सेंटेंस जब आप बोलिएगा नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द डिजाइन ऑफ दीज हाउसेस आर अट्रैक्टिव, जब आप ये सवाल बोलिए, ये बात किसी को बोलिएगा, तो आप सोचिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। जो बात ये बोल रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि अरे भाई साहब, साइज नहीं बल्कि डिजाइन भी इन घरों का अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव किसको बता रहे हैं आप, डिजाइन को अट्रैक्टिव बता रहे हैं। तो डिजाइन को जब अट्रैक्टिव बताइएगा तो डिजाइन के हिसाब से वर्ब लगेगा, है ना। क्या है, डिजाइन ऑफ दीज हाउसेस, इन सारे घरों का क्या डिजाइन, जैसे कहा जाएगा हाइट ऑफ ऑल दीज बॉयज, हाइट ऑफ ऑल दीज बॉयज, इज लगाइएगा कि आर लगाइएगा, कह रहा इन सारे लड़कों की लंबाई, जिसको ऊंचाई होता है, नहीं तो सारे लड़कों की ऊंचाई, या आदमी के केस में उसको लंबाई कह दिया जाता है कि 6 फुट लंबा है, तो इज 6 फीट की आर 6 फीट लिखोगे, लिखा हुआ रहेगा कलर ऑफ ऑल दीज हाउसेस इज सेम की आर सेम, कलर ऑफ ऑल दीज हाउसेस, कलर के ऊपर न चलेगा, क्लियर है, समझ रहे हो बात को। तो इसी तरह से क्या कह रहा है कि इन सारे घरों का क्या अट्रैक्टिव है, डिजाइन। तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, डिजाइन, क्योंकि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये कंजंक्शन का पेयर जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली आधा टुकड़ा, बट ऑल्सो इसका बचा हुआ आधा टुकड़ा, इसके बाद जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। कब, जब सेंटेंस असर्टिव हो, माने इंटरोगेटिव नहीं हो, नॉर्मल हो, प्लेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन सब्जेक्ट बनेगा, तो डिजाइन के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा, और इज होगा तो हम किस में टिक लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में लगाएंगे, क्लियर है। इसी तरह है, दे से दैट आइदर शी और हर फ्रेंड्स वांट्स टू ज्वाइन अस। अब इसमें जो कंजंक्शन यूज किया है वो कौन यूज किया है, आइदर और। तो आइदर और में कौन बनेगा, सब्जेक्ट बाद वाला, क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव होता तो बनता पहले वाला, नॉर्मल है तो बनेगा बाद वाला। नॉर्मल कहने का मतलब हुआ असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो बाद में क्या लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है हर फ्रेंड्स, तो
तो हर फ्रेंड्स जब सब्जेक्ट बनेगा तो हर फ्रेंड्स के बाद वांट्स होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये V5 है। V5 होता है सिंगुलर और V1 होता है प्लूरल। हमेशा याद रखिएगा वर्ब के केस में V5 होता है सिंगुलर और V1 होता है प्लूरल। V1 क्या होता है? जो नेचुरल स्पेलिंग होता है। V5 क्या होता है? जब हम V1 में S या ES जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे गो में ES लगा दिए तो गोज, ईट में S लगा दिए तो ईट्स, रन में S लगा दिए तो रन्स। ठीक है, तो इस तरह से S या ES जब मेन वर्ब में लगाते हैं मुख्य क्रिया में तो वह हो जाता है सिंगुलर रूप में, और नाउन में S या ES लगाते हैं तो नाउन हो जाता है प्लूरल। ध्यान रखिएगा इस बात का। बेसिक्स में बताया है मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का शुरुआत में भी बताया गया है पहला क्लास में कि नाउन में S या ES लगाइएगा तो वो प्लूरल बन जाता है, वर्ब में S या ES लगाइएगा तो सिंगुलर बन जाता है। नाउन को प्लूरल बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के एकमात्र तरीका है क्या? वर्ब में S या ES जोड़ दीजिए। SES नहीं जुड़ा हुआ है तो V1 फॉर्म कहलाता है, वो नेचुरल फॉर्म जो होता है, और वो फॉर्म V1 फॉर्म जो होता है वर्ब का वो प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वांट्स नहीं होगा, क्या होगा? WANT, वांट होगा यहाँ पे। तो यहाँ भी हम टिक किस में लगाएंगे? ऑप्शन नंबर C में टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एरर जो है, जो गलत चीज है वो C में लिखा हुआ है, इसलिए C आंसर होगा इसका। फिर है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है हैज द प्यून्स, PEONS लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, अभी मिट गया था गलती से। हैज द प्यून्स और द मैनेजमेंट। अब यहां पे कंजंक्शन क्या यूज किया है? और। कौन सा वाला? और, आइदर और, नॉर, नाइदर, नॉट, नॉट ओनली, बट ऑल्सो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है? और। तो मैंने क्या कहा कि जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल है मतलब असर्टिव है। असर्टिव माने जो जनरल सेंटेंस हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करके बनाते हैं, वो असर्टिव कहलाता है। तो नॉर्मल सेंटेंस में बाद वाला सब्जेक्ट बनता है और इंटेरोगेटिव में पहले वाला। तो और के साथ में पहले क्या लिखा हुआ है? प्यून्स, तो ये बन जाएगा। अब अगर प्यून्स सब्जेक्ट बना तो इसके हिसाब से, ये प्लूरल है ना, प्यून माने चपरासी होता है, तो उसका प्लूरल हो गया प्यून्स। ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहाँ जो हैज है ये गलत होगा, यहाँ पे होगा HAVE, हैव। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो ऐसा कंजंक्शन रहा तो इंटेरोगेटिव में पहले वाला सब्जेक्ट और नॉर्मल में बाद वाला सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगता है। वर्ब के नजदीक जो होगा और, आइदर और, नॉर, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो वर्ब के नजदीक हो, वर्ब कहां लिख रहे हैं? शुरू में लिख रहे हैं माने इंटेरोगेटिव बन रहा है, बाद में लिख रहे हैं मतलब नॉर्मल बन रहा है, अफर्मेटिव बन रहा है, असर्टिव बन रहा है। तो असर्टिव केस में बाद वाला सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव में पहले वाला सब्जेक्ट, इसको एक लाइन में कह दिया जाता है कि जो वर्ब से नजदीक है उसी के हिसाब से लगता है। तो यहाँ प्यून्स और हैज दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं, तो प्यून्स के हिसाब से हैज नहीं होगा, हैव होगा यहाँ, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर A। क्लियर है? उसके बाद है दैट से। क्या रूल है कि दैट पहले शुरुआत में ही अगर दैट आ गया उसके बाद सेंटेंस रहे। सेंटेंस क्या है? दे आर ऑफिसर्स, ये एक वाक्य हो गया। तो इस वाक्य को अगर सब्जेक्ट बना दें और इस वाक्य के लिए इधर वर्ब लाए तो वर्ब हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। यहाँ पे आर लिखा हुआ, आर के जगह क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए था। क्लियर? क्या होगा इसका मतलब? दैट माने यह कि, दे आर ऑफिसर्स, वे लोग ऑफिसर्स हैं, आर नोन टू एवरीवन इन दिस सोसाइटी, मतलब इस सोसाइटी में, इस मोहल्ला में सबको पता है कि वे लोग ऑफिसर्स हैं। कुछ लोगों की बात हो रही होगी, 2 4 10 लोगों की, तो आप अगले को जानकारी दीजिएगा कि अरे भाई इस समाज में सब लोग को यह बात पता है कि ये लोग ऑफिसर्स हैं। तो जब ये पूरा बात खुद ही, दे आर ऑफिसर्स, ये जो सेंटेंस है ये खुद ही जब सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्मेट ले लेगा। क्यों? क्योंकि दैट के बाद कुछ भी लिखाएगा अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो दैट अपने बाद सिंगुलर फॉर्म में ही लेता है। दिस और दैट होता है सिंगुलर, और दैट का प्लूरल होता है दोज, तो दोज के बाद प्लूरल लगाते हैं, लेकिन दैट के बाद सिंगुलर ही होता है। मतलब क्या है? ये अगर अपने आप को सब्जेक्ट घोषित
किया या हमने इसको सब्जेक्ट माना और इसके हिसाब से आगे वर्ब लगाना चाह रहे हैं तो इसको सिंगुलर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दैट अपने बाद हमेशा सिंगुलर कैरेक्टर को ही लेता है। तो दे आर ऑफिसर्स, ये एक बात हुई है ना, एक मैटर हुआ, एक इंफॉर्मेशन हुआ, और ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी, ये बात सबको पता है। तो कोई भी एक बात है, कोई भी एक मुद्दा है, एक मैटर है, ये सबको पता है। तो द मैटर इज नोन टू एवरीवन होता है, इसलिए दे आर ऑफिसर्स इज नोन टू एवरीवन। ये मुद्दा इस सोसाइटी में सबको पता है। क्लियर है ना? तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हुए, कुछ क्वेश्चंस हुए, और आप हमें ध्यान में रखना, सिंटेक्स का पीडीएफ डाला हुआ है इसका पहला वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में, पहला वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है मेरा टेलीग्राम वाला लिंक है और पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक है, उस पर पूरा सिंटेक्स का पीडीएफ डाला हुआ है। ठीक है ना? अब फिर मैं या तो पहला ही वीडियो में या इसी वीडियो में मैं क्वेश्चंस को इनक्लोज कर दे रहा हूं, ताकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाए वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आप बनाते जाए। क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर भी रेडी है, पूरा 300 क्वेश्चन जैसे सब में देते हैं वैसे इसमें भी रेडी है। तो क्वेश्चंस को भी मैं इसमें या पहला ही वीडियो में डाला हुआ रहेगा, उसमें मैं हिंट लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि ये क्वेश्चन का पीडीएफ है, एरो लगा दूंगा। ठीक है ना? तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए और जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो आज ये सवाल रहा, ये था विथ अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ इन एडिशन टू एज वेल वाला लॉजिक पे, जिसमें कहता है कि हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट बनेगा। फिर और आइदर और नॉर नाइदर वाला जो कहता है हमेशा बाद वाला बनेगा जब अफर्मेटिव हो, और पहले वाला सब्जेक्ट बनेगा जब इंटरोगेटिव हो। जिसको एक लाइन में कह दिया जाता है कि पहले वाला और बाद वाला का चक्कर से मुक्ति लीजिए, इसमें और आइदर और नॉर नाइदर वाला में क्या कहिए, कह दीजिए जो वर्ब के नजदीक होगा उसी के हिसाब से वर्ब चलेगा। और फिर क्या था कि दैट को शुरुआत में ही लिखें, और दैट के बाद कोई सेंटेंस अगर हम लोग लिखें तो ये सेंटेंस खुद ही बन जाता है एक सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि दैट अपने बाद हमेशा सिंगुलर नेचर वाला को रखता है, तो इसका नेचर हम आंख मूंद के कहेंगे सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है? तो आगे हम लोग अब अगला रूल दिखाएंगे कि समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ये सब, ऑल, मच, मोर, मोस्ट, एनफ, ये सब कब सिंगुलर कैरेक्टर में आता है, कब प्लूरल कैरेक्टर में आता है, क्या सिचुएशन दिया हुआ रहेगा, नाउन को कैसे यूज करेगा, या बिना नाउन के हम लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे आमिर खान क्या कहता है, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल कहता है ना, 3 इडियट्स मूवी देखे होंगे, उसमें कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल भी होता है। कब इज होगा, कब आर होगा, है ना? ऑल इज वेल कब होगा, जब ऑल सिंगुलर को दिखा रहा होगा। ऑल आर वेल कब होगा, जब ऑल प्लूरल को दिखा रहा होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट, मच, मोर, मोस्ट, मेनी, मोर, मोस्ट, मच और मेनी तो समझ में आता है, मोर और मोस्ट को कैसे बाइफरकेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये सब कुछ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना? अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हो, आपका हेल्प हो रहा हो, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही हो इंग्लिश की, आपको लगता हो कि नहीं इंग्लिश थोड़ा मेरा इंप्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, नॉलेज धीरे ही सही लेकिन थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो औरों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो पे कमेंट किया कीजिए। गुड और बैड डजंट मैटर, बैड होगा तो हम सुधार लेंगे, गुड होगा तो पहले से आपको थैंक यू। ठीक है ना? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।